एससीओ समिट अटेंड करने के लिए त्यांजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है, तो फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। और इस साल बहुत बड़ा इसको एक इवेंट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, क्यों ना करे, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, जो स्टैंड लिया है, उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। मोदी जो जा रहा है, ये किस मुंह से चाइना के साथ आगे जाएगा? पहले तो उसने चाइना को क्या नहीं कहा। हाँ। और बासित साहब, एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है एससीओ का चाइना में, आप क्या समझते हैं? अब एससीओ का कोई मुस्तकबिल है या कि सब ऑप्टिक्स ही हैं? मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं एससीओ? हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसमें किसी किस्म की इस तरह की ना कश्मीर की बात होनी है ना फलस्तीन की बात होनी है। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया की भी नज़रें इस समय चाइना के तांजिंग शहर में है, जहां पे एससीओ के मीटिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ एससीओ के जो मेंबर देश के जो हेड हैं वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। इस एससीओ की मीटिंग का इम्पैक्ट है वो इसी बात से आंका जा रहा है कि भारत ने इसमें शामिल होकर के एससीओ की मीटिंग में जान ला दी है। और ऑब्वियसली इसमें कहीं न कहीं भारत और चाइना एक दूसरे को सहयोग करने के राजी हुए हैं, और यही बात पाकिस्तानी मीडिया को भी काफ़ी खटक रही है, जो कि उनके बातों से भी साफ दिख रहा है। जैसे कि पाकिस्तानी एनालिस्ट जफर हिलाली के साथ बैठे हुए मीर ने जिस अंदाज में मोदी जी के बारे में यह कहा कि आखिर मोदी जी चाइना क्यों गए हैं, जबकि मोदी जी ने चाइना को क्या क्या नहीं कहा। और आयरनी ये देखिए कि यही मीर अभी कुछ दिन पहले ही जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे, तो यही पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है उसके गुण गाया जा रहा था, और यह भूल गया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या क्या किया, और अभी भी इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेशियों को किस नज़र से देखा जाता है। इस वक्त तकरीबन निस्फ दुनिया और ग्लोबल साउथ चलते हो तो चीन को चलिए किनारे पर अमल पैरा है, जहां त्यांजिन शहर में नरेंद्र मोदी जी भी वहां काफ़ी अरसे के बाद कदम रखे हुए हैं और काफ़ी तवक्कुआत हैं इस सूरत हाल में। तो सेठी साहब, इस साल ये इजलास हो रहा है, ये जितने मेंबर ममालिक हैं इनकी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर है वाशिंगटन से, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं ये 3 रोज़ा ना सिर्फ समिट बल्कि उसके बाद विक्ट्री डे भी, जिसमें हथियारों से ज़्यादा सबकी तवज्जो शुमाली कोरिया के रहनुमा पर होगी, रशियन प्रेसिडेंट पर होगी, तो क्या टेक अवेज होंगे अब की बार? आयशा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले साल ना ये रशिया वाला इशू था, यूक्रेन का इतना सीरियस, और डोनाल्ड ट्रंप की आमदोरफ्त, और दूसरा ये कि इंडिया पिछले साल एससीओ नहीं गया था, और इस साल बहुत बड़ा इसको एक इवेंट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है, और ये उसकी इब्तिदा है। और क्योंकि इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब बाकी सारी दुनिया जो है एक्सेप्ट फॉर द वेस्ट वहां पहुंच रही है। 20 हेड्स ऑफ स्टेट पहुंचे हुए हैं। अच्छा, इसकी इम्कान तो थे, मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक इसका मिशन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा कि इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है। दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या एससीओ और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी है रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े जो हैं उधर भी हैं। तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा, और कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। तो एक तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट होनी है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया
जी वो ये है कि RIC जी रशिया इंडिया चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं और इंडिया जो है उसमें हामी भर रहा है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया चाइना तीनों बैठे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि तीनों के मकसद क्या है। अच्छा, चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना रशिया दे आर गोइंग अप। और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको भी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने, जैसे कहते हैं, रैंक्स ब्रेक किए हैं। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। अच्छा, इंडिया जो है वहाँ पार्टिसिपेशन इंडिया की जो है वो मतलब ल्यूक वार्म रही है, मतलब ना गर्म रही है ना ठंडी रही है भी और नहीं भी है। जैसे SCO के अंदर है भी और नहीं भी है। अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। और वो जो फलसफा है किसी का ना मोहताज बनना, वो तो चाइना रशिया वगैरह इन सब इस ग्रुप का है फैसला कि हम किसी के मोहताज नहीं है और हम वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हम सबकी मिलकर सिक्योरिटी है। ये सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी एट माई एक्सपेंस। इसके अंदर जितने लोग हैं वो चाइनीज फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है, बाकी तो ठीक है मगर इंडिया पाकिस्तान का कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सम जीरो गेम नहीं है। इंडिया अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वापस करता है, तो इंडिया पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम इन दिस फिलॉसफी ऑफ चाइना। तो अगर इंडिया इस बात को मान जाए जो चाइना की फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। मगर उसके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान इनके दरमियान तल्लुकात ठीक होने होंगे और कश्मीर का मामला जो है कहीं ना कहीं जाके सेटल होना पड़ेगा।